Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Han, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज का बहुत अहम टॉपिक शेख हैन आपके लिए लेकर आए हैं और आज के हमारे साथ हमारे मेहमान हैं बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट जेंटलमैन, डॉक्टर इन वेटरनरी साइंसेज जनाब डॉक्टर शाहिद नईम साहब. सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम जनाब शेख साहब, शेख सईद साहब. आपकी जो खिदमात हैं पब्लिक के लिए वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये दिन अल्लाह करे कि आपकी जो एफर्ट्स हैं दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ें और आपका जो मीडिया में आपने शुरू किया है इसको बहुत ही चार चांद लगें जी. थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर मैं कम्प्लीमेंट. आपके पहले भी प्रोग्राम. हाँ जी, आपकी कम्प्लीमेंट्स और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. और आपके इसी एफर्ट, इसी जज्बे ने, जब मैंने आपको कॉल की तो आपने फौरी तौर पे मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, खासकर जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, ये हम ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्वियसली ये नहायत ही डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है सर. ख़वातीन और हज़रात, खुराक हमारे लिए बड़ी अहम है और खुराक को, अच्छी खुराक को खाने के लिए हम लोग बड़ी एफर्ट्स करते हैं, जतन करते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि कहाँ का गोश्त अच्छा है, कहाँ की सब्जी अच्छी है, कहाँ का दूध अच्छा है, कहाँ का मक्खन और चीज अच्छा है, या कौन से रेस्टोरेंट का गोश्त अच्छा है. तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रगल करके अच्छी खुराक के बारे में हमेशा हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, अपने आप को, जो हम अफोर्ड कर सकें उस हद तक तो लाजमी हम अच्छी खुराक लें. डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि पोल्ट्री के बारे में, ये चिकन, तो चिकन जो है ये क्या हर जो जिसे मुर्गी कहते हैं ब्रॉयलर, क्या वो ब्रॉयलर हर किस्म का जहां भी मिले एक ही क्वालिटी है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा तजर्बा हुआ कि मैं एक अपने दोस्त की तरफ गया ये लाहौर के सबर्ब में, वहां पे उन्होंने मुझे चिकन खिलाया, ज़ाहिर है चिकन कोरमा था, उसको खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. पता लगा जी कि वो उनके घर की कोई ब्रीड थी, उसका हिस्सा था. और एक और जगह मैं गया कुछ अरसे बाद, तो मुझे पता लगा उन्होंने जो खिलाया वो अजीब सा चिकन था, उसकी जो बोटी थी वो अजीब से तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज है. इसका नाम भी चिकन है, इसका नाम भी चिकन है. और फिर जो हम अपने किसी ब्रांड में जाते हैं, किसी ब्रांड रेस्टोरेंट में जाके, वो फेमस नाम है लाहौर में, ये उनके पास चिकन लेते हैं, वो क्वालिटी थोड़ी और नजर आती है. तो डॉक्टर साहब से यही हमने आज रिक्वेस्ट करने का मतलब ये था, डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि ये जो चिकन है ये इतनी किस्मों के हैं, ये ब्रायलर तो हम एक ही समझते थे, एक ही ब्रायलर होता है, एक ही तरह से ये बनते हैं और फिर हमारे पास आ जाते हैं, हम खा लेते हैं. तो फिर प्लस उसकी प्राइसेस में भी फर्क है. तो डॉक्टर साहब एक तो ये इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा आप हमें अपने प्रोफाइल के बारे में सर बताएं. तो माशाल्लाह आपने कहाँ से, 1980 में तो आपने बताया था फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपने डॉक्टरी की है इन द वेटरनरी साइंसेज, उसके बाद भी आपके पास बड़ी डिग्रियां सर, पहले तो वो बताएं. जी शेख साहब, मैंने 1980 में फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एनिमल साइंसेज में ग्रेजुएशन किया और मुझे अब तकरीबन 40 साल से मैं मुर्गी और गेम बर्ड्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ. शुरू का कुछ अर्सा मैंने डेयरी फार्मिंग में काम किया, ज़्यादा अरसा मेरा कोई 39-40 ईयर्स के करीब मैं पोल्ट्री और गेम बर्ड्स में काम कर रहा हूँ. तो उसके बाद मैंने जो हायर ट्रेनिंग्स की हैं स्कूल ऑफ फार्म ब्रेकर्स कनेक्टिकट से और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, यूनिवर्सिटी एथेंस से मैंने प्रोडक्शन के मजीद कोर्सेज किए हैं. माशाल्लाह. तो ये मेरे प्रोडक्शन के साथ ज़्यादा ताल्लुक रहा है, चिकन प्रोडक्शन के ऊपर. तो जो बात जी आप फरमा रहे थे कि अभी आपने ये भी मुझे बताया था कि आप चिकन प्रोडक्शन के रेफरेंस से काफी सारे पोल्ट्री फार्म को आपने डेवलप भी किया है और उनके साथ आप अटैच भी हैं. जी मैं कोई 20 साल तक 25 साल तक मेरी सर्विस है पाकिस्तान में डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स में और कंपनीज में, जो कि बड़ी रेप्यूटेबल कंपनीज थी पाकिस्तान के अंदर. और इसी तरह 15 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरेबिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेशन थी उसके अंदर मैंने
डायरेक्टर ब्रीडर्स के तौर पर काम किया। माशाल्लाह, इतना बड़ा एक्सपोजर है, हाँ, इंटरनेशनल लेवल का जी। एक्सपोजर भी है, इंटरनेशनल लेवल इसके का। अलावा मैं जी थाईलैंड में भी कुछ अर्सा मैंने ट्रेनिंग्स में गुजारा। हम्म, अमेरिका के अंदर भी कुछ अर्सा फार्मों पर मैंने ट्रेनिंग्स में गुजारा। माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह। ये वी आर कल वेरी आज ब्लेस्ड टुडे, वेरी ब्लेस्ड टुडे कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, और आपने मेरे इस जो ये काम है, इसमें आपको आपने आई आल्सो थैंकफुल टू यू, आपको ये मेरा काम पसंद आया है और आपने इसमें अपना हिस्सा डालने की डेफिनेटली कोशिश की है। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब ये बताएं, जो मेरा सवाल था जहां से हमने शुरू किया, कि क्या जो ब्रॉयलर है ये एक ही चीज है, हर जगह जहां से मर्जी खा ले, फिर जी उसका एक टेस्ट क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? जी शेख साहब, मैं आपको ब्रायलर की कंप्लीट जो एफर्ट की जाती है इसके अंदर दुनिया में बहुत काम किया जाता है। उसके बाद एक बर्ड होता है जो आपके पास टेबल पर आता है, जो आप खाते हैं। ठीक है। आम जो लोग समझते हैं कि ये तो वेरी इजी आ गया है, और ये मगर इसमें बहुत बड़ा काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो पेडिग्री होती है, प्योर लाइन्स, जो चिकन्स की प्योर लाइन्स हैं, उनके अंदर सिलेक्शन करके जिसके अंदर अंडे देने की सलाहियत है उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है। जिस मुर्गी में गोश्त देने की सलाहियत है उसको अलग कर लिया जाता है। उनको क्रॉस कराने के बाद फिर हम एक कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हम्म, वो डेवलप किए जाते हैं। ठीक अब है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बाद फिर उनकी क्रॉसिंग कराई जाती है, तो ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स बन जाते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स में से फिर उनको क्रॉसिंग कराई जाती है तो पेरेंट स्टॉक्स बनते हैं। तो अच्छा। पेरेंट स्टॉक से जो चूजा लिया जाता है, उस अंडा आता है, उसको 21 दिन तक मशीनों में हैच करने के बाद एक दिन का चूजा जो होता है वो फार्म पर चला जाता है। ठीक है। फार्म के ऊपर जो आजकल जो एफिशिएंसी इतनी बढ़ चुकी है कि हम्म, 32-33 दिन के अंदर टोटल उसकी जो लाइफ होती है मशीन से निकलने के बाद 32-33 दिन के अंदर वो 2.25 किलो 1800 ग्राम का वो हो जाता है। ठीक है। ठीक। इसमें मैं लोगों के अंदर एक भ्रम पाया जाता है कि जी इनको तो हार्मोन्स दे दिए जाते हैं। हम्म, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा, कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती। जो इस राइट्स के कदर बारे में मेहनत भी है, सुना है जी, हाँ जी। इस कदर मेहनत है इसके अंदर कि हम्म, ये कहाँ से प्योर लाइंस की सिलेक्शन में कई साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट स्टॉक्स आते हैं, और उसमें से ये कमर्शियल ब्रॉयलर मार्केट में आता है। तो ठीक है। बुनियादी तौर पर जब ये 21 दिन के अंडे के अंदर 21 दिन के बाद मशीनों में रखने के बाद उसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी खास हिसाब से दी जाती है, तो जो चूजा निकलता है वो उसमें कोई फर्क नहीं होता, वो अच्छा, सब एक जैसे हैं। और सब चूजे जहां मर्जी से ले लें, लाहौर से, कराची से, किसी पोल्ट्री जी फार्म पे जब होगा वो एक जैसा है। एक चूजे की जैसा हद तक एक दिन आप कह तक। रहे हैं, चूजे की हद तक। हाँ जी। अच्छा, उसके जी बाद हाँ, जो उसके प्रोसेस हुआ बाद है। जो थोड़ा बहुत टेस्ट डेवलप होते हैं, हम्म, तो उसमें कुछ उनकी खुराक का असर होता है कि आप किस किस्म की खुराक दी जाती है। कुछ लोग खुराक देते हैं जो कि सिर्फ वेजिटेबल सोर्स होता है, हम्म, वेजिटेबल सोर्स है, उसमें कॉर्न है, सोयाबीन है, इस किस्म की चीज़ें डाल के उनके लिए मुर्गी दाना बनाया जाता है। ठीक है। उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर एक होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें डालते हैं उसमें, हड्डी का चूरा भी डाल देते हैं, ये जानवरों का खून भी डाल देते हैं, मुख्तलिफ जानवरों जान का खून भी डाल चीज़ें डाल देते हैं? के, हाँ जी, उसको सुखा के प्रोसेस करके उसको अच्छा। सारा उस हम्म, तरीके से, उससे प्रोटीन का एक सोर्स होता है। तो हम्म, वो जब डिफरेंट डाइट्स पर पलते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। फिर जो फ़र्क आता है कि बाज़ दफ़ा किसी मुर्गी में बीमारी आ जाती है, तो हम्म। उसकी ग्रोथ वो प्रॉपरली नहीं होती। दैट इज जब इम्पोर्टेंट। प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती, सही है। तो वो आपको जब रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसका टेस्ट भी वैसा नहीं आता। हम्म। हेल्दी चिकन हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन दी गई हो, तो उसका आपको हर जगह से जहाँ से भी लेंगे आपको उसका एक जैसा टेस्ट आएगा। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लोग जो है मुर्गी की कोई 1.5-2 किलो के दरमियान मुर्गी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारे मुल्क में ज़्यादा लोग मुर्गी की लेग्स, ड्रम स्टिक्स जिसे कहते हैं हम, हाँ जी, हाँ जी। उसको बहुत पसंद किया जाता है। मगर इसके बरक्स जो अमेरिका के अंदर है, वो 1.5-2 किलो की मुर्गी
पसंद नहीं की जाती, हम्म, वहाँ 3, साढ़े 3, 4 किलो की मुर्गी को पसंद करते हैं। 3 साढ़े वो 3 लोग 4 मुर्गी किलो, को वो तो बहुत डबल हो गया डॉक्टर हाँ साहब। जी, हाँ, जी, वो लोग ड्रम स्टिक्स को बिल्कुल नहीं पसंद करते वहाँ पर। अच्छा, ड्रम स्टिक्स उनके फ्रीज़र में पड़ी रहती हैं, डोनेट कर देते हैं। वो मुर्गी कहते हैं कि जी जो उसकी ब्रेस्ट है, जो मुर्गी सैंडविच के अंदर आ जाती है, उसको वो चिकन समझते हैं और हुँ, उसी का उनको टेस्ट डेवलप हो जाता है। हुँ, तो ये एक फ़र्क हमारे और जो लोग बाहर जाते हैं उनको जो ये देखने में आता है। बाकी उसकी जो स्पाइसेस है हुँ, और जो हम यूज़ करते हैं वो अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, हुँ। बहुत देर तक मसाला लगा के रखें तो उनके भी टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आता है। अच्छा, बाकी बर्ड हेल्दी हो, न्यूट्रिशन ठीक हो तो उसमें किसी किस्म का कोई चांस नहीं आता। जैसे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने एक जगह का जो चिकन था, हकीकत है उसको या फिर पका ठीक नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा सॉरी। कि प्लास्टिक का है वो उसका जो है ना मीट। जी, हमारे यहाँ जो आम तौर पर अगर बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है उनकी हेल्थ में, तो हुँ, वो सॉरी जी, वो बर्ड जब मार्केट में आ जाते हैं, तो उनके टेस्ट में और हेल्दी बर्ड के टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क मिलेगा आपको। अच्छा, अच्छा, फ़र्क होगा, दोनों में फ़र्क होगा, टेस्ट में हाँ फ़र्क जी, होगा, जी, मीट की क्वालिटी में फ़र्क होगा, मीट की क्वालिटी में भी फ़र्क बिल्कुल होगा। बिकॉज़ ऑफ हेल्थ हाँ जी, ये तो जी, है, हो लेकिन सकता डॉक्टर है। साहब ये बताएँ कि कई जगहों पे आपको जब जी, हम जाते हैं किसी फ़र्ज़ करें फ़ेमस ब्रांड के पास, वो कहते हैं हमारा चिकन स्पेशली मेड चिकन है, इसलिए हमारा महँगा है। और अगर देखिए जो दुकानों पे ब्रांड जाते हैं, जी, तो जो जो एक अपना रिटेलर है, वो जो बैठ के मुर्गी ज़िबा करके दे रहा है, तो उसका चिकन के रेट में उनके दोनों के चिकन के रेट में फ़र्क भी है। वो क्लेम करते हैं कि हमारा चिकन अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि हम उन्हें अच्छी डाइट देते हैं, तो फ़र्क क्या है? सिर्फ़ प्राइस का ही फ़र्क है। फ़र्क है डाइट का भी है, फिर उनकी प्रोसेसिंग का है। हाइजीनिक चिकन होता है वो, जो आपको कंपनीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी वॉशिंग की जाती है, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हुँ, हाइजीनिक कंडीशन है। जो आप हाइजीनिक लोकल मार्केट से लेते हैं जी, हुँ, हुँ। जो आप लोकल मार्केट से चिकन लेते हैं, वो मुर्गी ज़िबा करते हैं और एक ड्रम में फेंक देते हैं और वहाँ फड़फड़ाती है तो उसको निकाल के खाल उतार के तो आपको पीसेस करके दे देते हैं। सही है। अब अगर वो कभी आप उस ड्रम को चेक करें ना, तो उसमें इतनी कंटेमिनेशन होगी, इतना गंद होगा उसमें कि सॉरी जी, ये वो मौसम का इफेक्ट मुझे भी है। नहीं, नहीं, तो आप परेशान हो जाएँ, तो इस चीज़ के वो वो अच्छा पैसे कमा वो रहे हैं। ड्रम शायद धोते भी नहीं है, मेरा नहीं ख़्याल मैंने कभी देखा हो। नहीं, नहीं, कई-कई साल नहीं धोते जी वो। सही से साथ तो ऑब्वियसली उसको उसने काटा है, गर्दन को तो उसपे हाँ जी, जी। दर्द पाया जानवर, तो उसपे फ़र्क तो पड़ेगा डॉक्टर साहब। जो काटते हैं, उनके हाथ में कई जरासीम हैं। हुँ। आप अपने बच्चों को आप एक जगह पर आपने आज मुर्गी काटी है, उस मुर्गी के अंदर अगर साल्मोनेला पॉज़िटिव थे, तो वो साल्मोनेला आपने अगले दिन भी काट के उसमें मुर्गी फेंक दी, तो वो साल्मोनेला जो है, जो कि इंसानों की इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को बुरे बुरे तरीके से, वो हुँ, उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। आप उसको हाइजीनिक चिकन नहीं कह सकते। तो कंपनीज़ वाले जो 2-4 पैसे फालतू लेते हैं, वो उसके ठीक लिए है। काम काफ़ी करते हैं। मतलब कि आपकी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि जो ड्रम में ज़िबा करके करते हैं अ, वो जी, ऑब्वियसली वो इट्स नॉट हाइजीनिक, और जो अगर ज़िबा जी। करनी है, आपने सामने करवाना है, तो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से अल्लाह का नाम पढ़ के, अल्लाह अकबर पढ़ के, बिस्मिल्लाह हाँ अल्लाह जी, अकबर पढ़ बिल्कुल, के उसको बिल्कुल, ज़िबा बिल्कुल, कराएँ। बिल्कुल। तो वो एक तो चलिए अब बात तो अपनी जगह है, लेकिन साथ उसकी क्वालिटी भी वो क्वालिटी जी, हाइजीनिक है। और जो हमारे प्लांट्स पर लोग करते हैं, बाकायदा तौर पर तकदीर पढ़ते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है ना, गरीब मुल्क भी है, दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए। हमारे मुल्क में 2-4% लोग ऐसे हैं जो कि प्लांट्स का चिकन जो कंपनीज़ का चिकन है, वो अफ़ोर्ड करते हैं। अब आप जाइए रिटेलर शॉप पर तो कोई आता है, आपको कहता है जी मुझे आधा आधा किलो चिकन दे दें, कोई कहता है जी मुझे 1 किलो दे दें। तो वो तो फिर एक बर्ड जब ज़िबा करता है, उसको कई कस्टमर्स को देता है वो। तो हुँ, ये चीज़ें भी जो है जब तक कि हमारे मुल्क में जो हमारी जो कंपनीज़ हैं अब उसको छोटी पैकिंग लाएँ, हाफ किलो लाएँ, 200 ग्राम की पैकिंग हुँ, लाएँ, तो फिर ये लोगों में अवेयरनेस भी होगी और लोगों के उनकी नीड्स के मुताबिक भी हो। 2 किलो या 4 किलो या 6 किलो बर्ड अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। 5 या 6% लोग होंगे जो कि क्वालिटी चिकन को अफ़ोर्ड कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या गर्मियों में मुर्गियों को, ये बर्ड को बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं या सर्दियों में ज्यादा होते देखें, जो भी चीज स्ट्रेस देगी बर्ड को, यानी गर्मी का जो मौसम है वो स्ट्रेस हो गया, हैं? ठीक है। स्ट्रेस आ गया बर्ड को, हम्म। तो उसने जैसे टेम्परेचर इसको चाहिए होता है जी 25-26 तक। 25-26 टेम्परेचर उसको चाहिए होता है फॉर कंटिन्यू, मतलब जो ये 35-36 दिन नॉर्मल तक। नॉर्मल जो टेम्परेचर इसको एक लाइव बड़े बर्ड्स को ना, ठीक है जी। वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम 30 तक। ठीक है जी। जब इसको 40-45 मिलता है तो अंडर स्ट्रेस आता है, तो इस पर डिजीज आ जाती है। लेकिन सर जो शेड जो उन्होंने बनाए होते हैं उस शेड में ये टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं लगे होते, कंट्रोल नहीं होता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि लोग अक्सर जो फार्मिंग करते हैं, चाहे बड़े लेवल पर छोटे लेवल पर, वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दिन ह्यूमिडिटी बहुत ह्यूमिड होते हैं। हम्म। ह्यूमिड होते हैं तो जो सिस्टम इन्होंने लगाए हुए हैं, ये लगाए हुए टनल वेंटिलेशन, ठीक है। एवापोरेटिव कूलिंग होती है। इसमें एक तरफ कूलिंग पैड लगाते हैं, दूसरी तरफ पर ये बड़े पंखे लगा के हवा क्रॉस कराते हैं, तो जो पानी की जो वेपर्स की वजह से कूलिंग डेवलप होती है। तो जब हमारे यहाँ 100% ह्यूमिडिटी बाहर हो जाती है, तो अंदर अफोर्ड नहीं हो सकती, सही। वो टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन नहीं कर सकते। अंग्रेजी कर सकते तो इसी तरह सर्दी के अंदर जो हमारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, तो उसका इफेक्ट भी आ जाता है। उसमें फिर जो स्ट्रेस पड़ता है बर्ड पर, तो वो किसी किस्म की जो इन्फेक्शन है फील्ड के अंदर, वो फौरी तौर पर ले लेता है। तो आपने एक अभी लफ्ज बोला था गेम बर्ड, वो क्या चीज है? जी जी। और उसके बारे में आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो नॉलेज शेयरिंग है, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? गेम बर्ड्स में हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग चकोर को पालते हैं, तो उसका शिकार किया जाता है, और फिजेंट्स का शिकार होता है, बटेर का शिकार होता है, तीतर का शिकार होता है। ठीक है। ठीक। ये जो एनिमल्स हैं, इनका एक हंटिंग की जाती है। तो ये मैंने 1985 के अंदर पहली दफा पाकिस्तान में चकोर फार्मिंग को शुरू कराया था। अच्छा जी। तो अब तो 1985। माशाल्लाह बहुत सारे 85। ओके 1980, मतलब आपने जो हाँ जी। अपने ग्रेजुएशन करने के 5 साल बाद आपने ये हाँ जी, अपना प्रोजेक्ट पहली बार चकोर 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 फार्मिंग पर काम किया मैंने। ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पहाड़ी इलाकों में, जैसे बलूचिस्तान के इलाके या और पहाड़ी, ये वहाँ पर ज़्यादा पाला जाता है। ठीक है। मगर आज ऐसा है कि लाहौर में भी कई ऐसे लोग हैं जो इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छा। और उनके पास 5-5, 7-7 हज़ार चकोर हैं। अच्छा। तो वो शौकिया लोग पालते हैं, शौक से भी मार्केट पालते मार्केट हैं, में आपको नजर खूबसूरत। नहीं आता? सर मार्केट में तो कहीं टोयोटा मार्केट चलेंगे तो नजर आ जाते हैं। नहीं, ये कुछ अभी क्योंकि इतना ज्यादा नहीं, चंद एक लोग हैं जो इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो अपने सोर्सेज से वहीं पर ही भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मार्केट पे ये चीज इतनी नजर नहीं आती। फिलहाल लोग खूबसूरती के लिए घरों में रखते हैं, ठीक है। मगर ये शिकार भी किए जाते हैं। इनको उड़ा देते हैं, 20-25 जानवर ले खरीद के, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको उड़ाते हैं, और फिर एक एक करके उनको मारते हैं। होते हैं ना कि ये एरिया है, इसमें हमने हंटिंग करनी है, तो उसमें जाकर खुद ही छोड़ देते हैं। तो ठीक वो छोड़ के फिर उसको उसको फायर करके गिराते हैं। है। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी डेवलप हो रहा है काफी, चकोर का, बटेर का और फेजेंट्स का जो है, वो उसकी शिकार किए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तो हाँ जी। दैट्स वेरी गुड डॉक्टर साहब। अब आज के इस एपिसोड में आपने हमने ये बर्ड्स के बारे में, ऑब्वियसली ये जो चिकन के बारे में, ब्रायलर के बारे में बताया। मजीद आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? लेकिन देखिए नेक्स्ट एपिसोड जो आपसे हमने रिक्वेस्ट की हुई है, वो आपने पेट्स के बारे में बात करनी। विल बी टॉकिंग अबाउट जी, द पेट्स पेट्स। के बारे में इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम करेंगे। जी तो जी। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, इनको जब आप घर में रखें तो उसको वैक्सीन जरूर कराएं, वैक्सीन लाजमी कराएं। ठीक है। लाजमी कराएं। उसमें खास तौर पर रेबीज जो है एक ऐसा मर्ज है, अगर कुत्ता किसी को काटता है हम्म। तो वो बीमारी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ओहो। तो इसलिए कुत्तों के अपने और वो बहुत ज्यादा जो होता है नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। हम्म। तो उसके कुत्ते के अपने लिए भी, डॉग के लिए अपने लिए भी जरूरी है। तो वो पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट है, 6 से 8 हफ्ते में 4 वैक्सीन होती हैं, वो एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। मतलब उसके बाद 10 आपने से चाहे 12 जिस मर्जी एज का आपने डॉग लिया है,
उसकी आपने हाँ जी। या तो अगर आप आपने अगर डे 1 से ले लिया, या अगर आपने फर्ज किया 1 साल की एज का था, तब भी आपने उसको वैक्सीनेशन लाज़मी करवानी है? जी, बिल्कुल वैक्सीन्स का ना आपने उसको वैक्सीन अगर लाज़मी। फ़र्ज़ करें आप लेते हैं हफ़्ते का 2 हफ़्ते का, तो आपने 6 से 8 हफ़्ते के दरमियान उसको 4 बीमारियों की वैक्सीन करानी ही करानी है। अच्छा। क्योंकि एक ही उसका होता है, टैबलेट तो उसमें ही होती हैं, सारी वो वैक्सीन हो जाती है। उसके बाद आपने उसको रिपीट करना है 10 से 12 हफ़्ते में। और उसके बाद आपने इसको जो रिपीट करना है जाके आपने साल में फिर 14 हफ्ते में 18 हफ्ते के दरमियान आपने इसको वैक्सीन करनी है। फिर इसको साल में 1 दफ़ा करनी है, फिर इसको 3 साल में वैक्सीन करनी है। अच्छा। तो ये शेड्यूल हम अगली दफ़ा इसको इसके बारे में करेंगे। इसी तरह कैट्स के अंदर भी कुछ होती है वैक्सीन जो हम यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी ये वैक्सीन है इसको हम 75 दिन फिर हम शुरू कर देते हैं कैट्स के हुँ, अंदर, हुँ, हुँ। 65 डेज़ पर सॉरी, अच्छा जी, अच्छा। 65 डेज़ पर हम इसकी वैक्सीन शुरू कर देते हैं पहली दफ़ा, फिर इसको 85 डे 21 डेज़ के बाद फिर इसको हुँ, 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 रिपीट करते हैं। हुँ। तो मज़ीद इनकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छा, फिर जब इनकी जब डॉक्टर डिवॉर्मिंग साहब ने करनी। इनकी वैक्सीन कर ली, इसका मतलब है कि हम उनसे महफूज़ हो गए और वो हमसे महफूज़ हो गए? हम भी महफूज़ हो गए तो वो अपनी एनवायरनमेंट में जो डिज़ीज़ है वो उनसे भी वो महफूज़ हो जाते हैं। ठीक हो। जो फील्ड के अंदर जो वायरसेस हैं, वो उनसे महफूज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो हम तो रेबी आपने जो इस एपिसोड में माशाल्लाह बहुत सारी डिटेल बता दी, खासकर पोल्ट्री के बारे में, खासकर ब्रॉयलर के बारे में, जो हमारा कंसर्न है। ब्रॉयलर अमीर आदमी भी खाता है, गरीब से गरीब आदमी भी खाता है, क्योंकि अक्सर उसकी बिल्कुल, प्राइसेस कभी ऊँची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, ऑफ कोर्स वो डिमांड एंड सप्लाई से उसका ताल्लुक है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे ताकि हम इस एपिसोड को कंक्लूड करें? पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत डेवलप की है। 1960s के अंदर जो ब्रायलर की जो ग्रोथ होती थी वो 2 माह के अंदर 1.5 किलो के करीब वो ग्रो करता था। हुँ, फिर हुँ। डेवलप करते करते आज वो जो उसका टाइमिंग है वो 30 से 35 दिन हो गया है, जो कि 2 किलो का ब्रायलर आपको मार्केट में खाने को मिल जाता है। ये सारा ब्रीड्स की डेवलपमेंट है, और जो फीड हम उनको डालते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो मीट गई है। क्वालिटी पे। तो अच्छा, इससे हाँ, फीड क्वालिटी एंड ब्रीड क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो गई है। ब्रीड क्वालिटी एंड फीड क्वालिटी पाकिस्तान में इम्प्रूव हुई है, जी, लेकिन बहुत कितनी इम्प्रूव हुई। बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन क्या मार्केट में सारी अच्छी ब्रीड, अच्छी फीड वाले जो आपको बर्ड्स नहीं मिलते? क्या इसका मतलब है कि मार्केट में फ़र्क है जगह-जगह का? वुड यू नहीं, रिकमेंड कि मार्केट के अंदर जो ब्रीड्स होती हैं वो इंटरनेशनली हमारे पास आती हैं। हमारे यहाँ तो हम ब्रीड डेवलप नहीं करते। ठीक है तो जी। वो सबकी एक जैसी 19-20 का फ़र्क होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसके बाद फीड्स भी तकरीबन आजकल इतनी एक्सपेंसिव ये हो गया है बिज़नेस कि कोई भी अपने कंपटीशन के अंदर अपने नाम को ख़राब नहीं करता। फ़र्क जो आ जाता है कि जो लोकल फार्मर है उसकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट में फ़र्क आया है। हुँ। और उसकी क्या डिज़ीज़ फ्री उसकी कंडीशन कैसी है, हेल्थ स्टेटस उसका कैसा है। तो सही। वो हमारे यहाँ अब तो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक चिकन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। वो अब कभी हम नेक्स्ट अब इस पे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक के ऊपर। ठीक है, जिसमें अच्छा, नेक्स्ट उस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आखिरी कॉमन मैन के लिए क्या है व्हाट आर द थिंग्स कि उसको स्मेल आ जाएगी, या उसको उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि कौन सा चिकन अच्छा है, कौन सा मीट अच्छा नहीं है, किस जगह से खरीदे? ये कुछ उसके लिए कोई निशानी बताएंगे आप कि कॉमन मैन जब वो अ, चिकन लेने जाए बाजार से, जो कि तकरीबन डेली खरीदता है, तो कहाँ से और कैसे खरीदे? क्या उसकी पहचान क्या है? देखिए जी, जो अगर जो जहाँ से आप अगर तो फट्टे वाले से ये जो आम दुकानदार हैं उनसे खरीदते हैं, तो बर्ड अच्छा फ्रेश हो, चलता फिरता हो, प्रॉपरली ठीक है। बिहेव करता हो, उसमें कोई डिजीज का साइन ना हो, सांस की कोई बीमारी ना हो। सांस तो की कोई आप बीमारी ना हो, इसको चेक कर लें। हाँ, जो अब साफ पता चल जाता है कि वो छींक लगा रहा होता है या कोई ऐसी ठीक है, ठीक है। सांस खींच के ले रहा होता है, तो हुँ, डेफिनेटली जब उसके बड़ी अहम बात की बीमारी है। नहीं अच्छा, होगी। ये बहुत अहम बात आपने बताई। जी, बीमारी नहीं जब उसमें होगी कोई, तो उसकी ग्रोथ ठीक होगी। जब ग्रोथ ठीक होगी तो उसका टेस्ट भी ठीक होगा, उसकी हर चीज़ ठीक होगी। एक बार वो उसने अपना बर्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको फट्टे वाले को कहें कि इसको ज़िबा करके ड्रम में ना फेंके। दूसरी बात, हाँ, यही है? ड्रम में ना फेंके, मगर वो आजकल कई जगहों पर सिस्टम नया लगा दिया है हुँ, कि जिसमें वो कोन होती है, कोन के अंदर बर्ड डाल दिया जाता है, तो वहाँ से वो ब्लीड हो जाता है। मगर अक्सर लोग वायलेट करते हैं, वो कोन्स नहीं लगाते,
वो ड्रम में फेंक के ऊपर ढकना रख देते हैं। तो वो ज़ाहिर जैसे हमने डिस्कस किया ड्रम में तो कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है और देयर आर चांसेस। अच्छा जी, 2 पॉइंट ये हो गए हाँ। और कोई तीसरा पॉइंट भी इसमें है डॉक्टर साहब? तीसरा बस उसकी ग्रोथ सही हो और उसका आप जब उसको देखें आपको हेल्दी नज़र आए, तो और जब आप वो उसको बंदा ज़रा गोश्त बना रहा हो, तो उसको कहें एक ही उसके पास कपड़ा होता है जिसको बार-बार हाथ साफ करता है, तो बंदे को उसको उसको ज़्यादा अगर वो उसको कहा जाए कि कपड़े को चेंज कर दो, साफ कपड़ा इस्तेमाल करो, ग्लव्स इस्तेमाल करो, छुरी को देखिए, धो के इस्तेमाल करो, उससे भी फ़र्क ये पड़ेगा तो डॉक्टर हम साहब? फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। ये तो हमारे प्रॉब्लम है ना, ये फटे के प्रॉब्लम यही है। हुँ। वो एक गंदा कपड़ा सुबह लेता है और शाम तक अगर 2 दिन तक चगलाता रहता है। और कितने दिन तक जब तक वो कपड़ा खुद अपनी मौत ना मर जाए, जब तक वो कपड़ा जो है वो उसको नहीं छेड़ता। उसको नहीं छेड़ना तो उसको। ये प्रॉब्लम हमारे जो लोकल कटिंग करते हैं या ये फटे पर जो लोग बैठे होते हैं दुकानों में, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगा जब तक कि हम इसका जो राइट वे है कि हम प्रोसेस चिकन, प्लांट का चिकन लें, तो उस वक़्त तक ये प्रॉब्लम्स हमारे वेरी साथ गुड, बहुत चलेंगी। अच्छी बातें डॉक्टर तो साहब आपने बेहतर बताई। यही है कि आप उसको अच्छी तरह धो लें और अच्छी तरह ज़्यादा कुकिंग कर जाएँ, यही हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुर्गी को खूब पकाते हैं। हुँ, तो जो जरासीम होते हैं काफ़ी हद तक मर भी जाते हैं। वेल वरना जैसे यूरोप में और बाकी जगहों पर खाया जाता है कि हाँ, बहुत हल्का-सा कुक करके वो खा लेते हैं। तो हमारे चिकन खा लें तो मेरा ख़्याल है सारे मर हाँ, जाएँगे। आपने थोड़े से टाइम में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, बहुत सारी बातें अभी भी रह गई। लेकिन ज़ाहिर है एक छोटे जी, से इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट करेंगे एपिसोड में प्रोग्राम, लेडीज़ एंड तो जेंटलमैन उसमें डॉक्टर साहब ने पोल्ट्री के बारे में बताया मज़ीद करेंगे डिस्कस और डॉग एंड कैट के बारे में भी होगा। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डॉक्टर साहब ने हमें टाइम देना है। तो नेक्स्ट वीक में जी, नया एपिसोड इंशाल्लाह, आएगा जिसमें आपको पेट्स के बारे में, डॉग्स एंड कैट्स के बारे में और मज़ीद बातें होंगी। क्योंकि आज का जो टॉपिक था इंशाल्लाह। दैट वाज़ वेरी इंपोर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि डायरेक्टली हमारी खुराक से रिलेटेड है और डायरेक्टली हमारी सेहत से रिलेटेड है। तो डॉक्टर जी, साहब बहुत शुक्रिया जी, आपका हमारे जी, शो में आने का और बहुत सारी अस्सलाम मज़ीद वालेकुम जी, बातें बहुत बताने शुक्रिया का। जी आपने अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा मुझे देगा। इस काबिल समझा कि आप अपने उसमें लाए। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अल्लाह ताला आपको हम सबको आसानियाँ करने की, आसानियाँ पैदा करने की, एक-दूसरे के लिए नेकियां करने की, नेकियां बाँटने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह